क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत ने दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, आज वही भारत एक बड़े युद्ध को रोकने की बातचीत में शामिल नहीं है। और उससे भी बड़ा झटका ये है कि उसकी जगह पाकिस्तान बैठा है इसको सुलझाने के लिए, और मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ये वही पाकिस्तान है जिसे हम हर मंच पे बेनकाब करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इससे एक प्रश्न उठता है, क्या दुनिया हमें उतना मजबूत नहीं मानती जितना हम खुद को समझते हैं, या फिर हमने खुद अपनी जगह खो दी है? आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया ने एक बार फिर वही देखा जिससे वो हमेशा डरती है, युद्ध का खौफ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और बीच में पूरा पश्चिम एशिया एक ऐसे तनाव में फंसा हुआ था जहां हर दिन नई खबरें आ रही थी। कभी मिसाइल हमले, कभी एयर स्ट्राइक, तो कभी मासूम लोगों की मौत। हालात ऐसे हो गए थे कि हर कोई यही सोच रहा था कि टकराव कहीं बड़े युद्ध में न बदल जाए। लेकिन इसी बीच अचानक खबर आती है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। अब यह खबर सुनते ही एक राहत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सीज फायर कैसे हुआ और इसमें किसने भूमिका निभाई। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ये संकेत मिलता है कि बातचीत का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ा। अब यह सुनकर हर भारतीय के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो गया। वो पाकिस्तान जिस पर भारत सालों से आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता आ रहा है, वो कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भूमिका में आ सकता है? ये वही देश है जहाँ कभी दुनिया के सबसे बड़े आतंकी नेटवर्क के लोग पाए गए। ये वही देश है जिसे लेकर बार बार ये कहा जाता है कि आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए होता रहा है। ऐसे देश का अचानक शांति वार्ता में भूमिका निभाना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यहाँ असली सवाल पाकिस्तान नहीं है, असली सवाल भारत है। क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिक्स को समझे तो भारत एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते अमेरिका से भी मजबूत है, ईरान से भी ऐतिहासिक है, और इजराइल के साथ भी रणनीति साझेदारी है। यानी अगर कोई देश इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर बात कर सकता था तो वो भारत ही था। तो फिर भारत इस पूरी प्रक्रिया से बाहर क्यों रहा? यहाँ समझने वाली बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक में सिर्फ संबंध होना ही काफी नहीं होता, उन संबंधों का सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो दुनिया आपको अपने आप केंद्र में नहीं रखती। भारत के पास एक मजबूत छवि थी, एक ऐसे देश की जो शांति, संवाद और संतुलन की बात करता है। लेकिन इस बार भारत की आवाज उतना स्पष्ट और प्रभावशाली नहीं दिखी। जब दुनिया में इतना बड़ा संकट चल रहा हो तो चुप रहना भी एक तरह का संदेश होता है, और कभी कभी यह संदेश गलत भी समझा जा सकता है। ये भी संभव है कि भारत ने पर्दे के पीछे कुछ प्रयास किए हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्वजनिक रुख भी बहुत मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को आगे बढ़कर इस स्थिति में भूमिका निभानी चाहिए थी? क्योंकि अगर एक देश के पास क्षमता है, अवसर है और विश्वास है तो उससे उम्मीद भी की जाती है कि वह आगे आए। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भारत की अनुपस्थिति। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंच पे अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए सिर्फ संभावनाएं काफी नहीं होती, उन्हें सही समय पे इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस पूरे मामले को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ नजर आती है, भारत के पास एक ऐसा मौका था जो हर देश को नहीं मिलता। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके संबंध एक साथ अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों से संतुलित और सकारात्मक हो। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने वर्षों से इस संतुलन को बनाए रखा है। भारत ने कभी पूरी तरह किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया, उसने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार जब हालात बेहद गंभीर थे तब भारत की भूमिका उतना एक्टिव नहीं दिखी। जब ईरान पे हमले हो रहे थे, जब वहाँ नागरिक हताहत हो रहे थे, तब भी भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा सख्त या स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। ये बात सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भरोसे से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा बहुत धीरे धीरे बनता है और बहुत जल्दी ही टूट सकता है। इतिहास की तरफ देखें तो 1994 में एक ऐसा समय आया था जब भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में था। उस समय ईरान ने भारत का साथ दिया था और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया था। उस घटना ने यह दिखाया था कि दोनों देशों के बीच एक
गहरा विश्वास मौजूद है, लेकिन समय के साथ कई ऐसे फैसले हुए जिनसे ये भरोसा कमजोर पड़ता गया। उदाहरण के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना में धीमी गति या फिर कुछ मामलों में अमेरिका के दबाव को प्राथमिकता देना, इन सब चीजों ने ईरान को ये संदेश दिया कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अपने फैसले नहीं ले पा रहा है। अब जब ये संकट आया तो शायद वही भरोसा पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पाया। अगर भारत इस समय खुलकर शांति की अपील करता, अगर वह दोनों पक्षों से सीधे संवाद करता, तो उसकी भूमिका कहीं ज्यादा और मजबूत हो सकती थी। लेकिन जब आप एक्टिव नहीं होते हैं तो आपकी जगह कोई और ले लेता है, और इस बार वह जगह पाकिस्तान ने ले ली। ये बात सिर्फ एक देश के आगे आने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कौन सही समय पे आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। भारत के पास क्षमता थी, संबंध थे और अवसर भी था, लेकिन शायद उस अवसर का पूरा उपयोग नहीं हो पाया, और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विदेश नीति की दिशा और नेतृत्व की भूमिका। किसी भी देश की विदेश नीति सिर्फ कागज पे लिखी हुई रणनीति नहीं होती, बल्कि वो अपने देश की सोच, उसके प्राथमिकताओं और उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब कोई वैश्विक संकट आता है तब असली परीक्षा यही होती है कि कौन सा देश सिर्फ प्रतिक्रिया देता है और कौन सा देश दिशा देता है। इस पूरे अमेरिका ईरान तनाव के दौरान भारत ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह नेतृत्व वाली भूमिका में नहीं आया। ये अंतर बहुत बड़ा होता है। एक देश जो सिर्फ संतुलन बनाता है वह घटनाओं का हिस्सा होता है, लेकिन जो देश पहल करता है वह घटनाओं को प्रभावित करता है। अब सवाल उठता है कि भारत पहले क्यों नहीं कर पाया। यहाँ पर हमें देश की प्राथमिकताओं को समझना होगा। अगर किसी सरकार का ध्यान ज्यादा आंतरिक राजनीतिक, चुनावी रणनीतियों और छवि निर्माण पर केंद्रित हो तो उसका असर विदेश नीति पर भी पड़ता है, क्योंकि विदेश नीति में एक्टिव रहने के लिए लगातार संवाद, जोखिम लेने की क्षमता और स्पष्ट संदेश देना जरूरी होता है। इस पूरे संकट के दौरान भारत की तरफ से कोई ऐसा मजबूत और स्पष्ट संदेश सामने नहीं आया जो ये दिखाया कि भारत शांति स्थापित करने के लिए नेतृत्व करने के तैयार है। जब ईरान में हमले हो रहे थे तब आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे, तब भारत का रुख अपेक्षाकृत शांत था। वो संतुलन बनाए रखने की रणनीति हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे अलग तरीके से भी देखा जाता है। कभी कभी चुप रहना भी एक प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी होती है। भारत के पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो कई देशों के पास नहीं है, नैतिक शक्ति। ये वही देश है जिसने दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। ये वही देश है जिसकी पहचान शांति और संवाद के लिए होता है। अगर भारत इस संकट के समय खुलकर कहता कि हिंसा समाधान नहीं है और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करता तो उसकी बात का वजन होता। इसके अलावा भारत के पास कूटनीतिक संतुलन भी था। वो अमेरिका से भी बात कर सकता था, इजराइल से भी और ईरान से भी, लेकिन इस संतुलन का उपयोग एक एक्टिव पहल में नहीं बदल पाया। अब अगर हम तुलना करें तो कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, जिन्होंने जोखिम उठाया लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट की। भारत के पास भी ये अवसर था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपको केंद्र में ला सकता है, और यही निर्णय अगर देर से लिया जाए तो उसका प्रभाव कम होता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख ऐसा लगा जैसे वह स्थिति को देख रहा है लेकिन उसे दिशा देने की कोशिश नहीं कर रहा है, और यही वो बिंदु है जहां भारत एक संभावित मध्यस्थ से सिर्फ एक पर्यवेक्षक बनकर रह गया। ये चूक सिर्फ एक घटना की सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि अगर भविष्य में भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी है तो उसे अपनी विदेश नीति में और अधिक सक्रियता, स्पष्टता और साहस दिखाना होगा। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये मौका हमेशा के लिए चला गया? तो जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी अवसर पूरी तरह खत्म नहीं होता। हालात बदलते रहते हैं और हर संकट के बाद एक नया मौका भी आता है। भारत के पास अभी भी वो क्षमता है, वो प्रभाव है और वो विश्वास है जिसके आधार पे वो वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। सबसे पहले भारत को अपनी विदेश नीति में अधिक स्पष्टता लानी होगी। संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ये संतुलन इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि आपकी आवाज ही सुनाई ना दे। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट और समय पे रखनी होगी। दूसरा, भारत को अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्तों को फिर से मजबूत करना होगा। ईरान जैसे देश
के साथ भारत के संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। इन संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए भारत को सक्रिय पहल करनी होगी, संवाद बढ़ाना होगा, विश्वास बहाल करना होगा और ये दिखाना होगा कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। तीसरा, भारत को ये समझना होगा कि वैश्विक नेतृत्व केवल घोषणाओं से नहीं आता, इसके लिए जमीन पे काम करना पड़ता है। अगर भारत वास्तव में एक ऐसा देश बनना चाहता है जो दुनिया में शांति और स्थिरता लाने की भूमिका निभाए तो उसे हर संकट के समय आगे आना होगा। उसे सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि पहल करने वाला देश बनना पड़ेगा। इसके अलावा भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का भी बेहतर उपयोग करना होगा। भारत के पास एक अनोखी पहचान है, अहिंसा, सह अस्तित्व और संवाद की। दुनिया आज भी इन मूल्यों को महत्व देती है। अगर भारत इन मूल्यों को अपनी विदेश नीति में और स्पष्ट रूप से शामिल करे तो उसकी वैश्विक छवि और मजबूत हो सकती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज का, इच्छा शक्ति। क्या भारत वास्तव में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है? अगर जवाब हाँ है तो उसे अपनी रणनीति, अपनी प्राथमिकताएं और अपने दृष्टिकोण को उसी हिसाब से ढालना होगा, क्योंकि दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जो सिर्फ अवसर का इंतजार नहीं करता बल्कि उसे खुद बनाता है। और अंत में यही इस पूरी कहानी का सार है। भारत के पास क्षमता है, अवसर है और इतिहास भी उसके साथ है, लेकिन अब ये भारत में निर्भर करता है कि वह इन सभी चीजों का उपयोग कैसे करता है। क्या वो एक दर्शक बन के रहेगा या फिर एक ऐसा देश बनेगा जो दुनिया को दिशा देता है? फैसला अभी भी हमारे हाथों में है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट के लिए मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।